हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम लोग क्लास 12 में शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन तक कवर कर चुके हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है फॉरफीचर ऑफ शेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आगे का बेस बनेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, आज हम फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार करेंगे। प्रीमियम को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री जानने से पहले पहले ये सीख लेते हैं फॉरफीचर का बेसिक मीनिंग क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, ये सरेंडर ऑफ शेयर से किस तरह से अलग है और इसका आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग। फॉरफीचर आखिर होता क्या है। देखिए, फॉरफीचर का बेसिक मतलब होता है जब्त कर लेना, रिक्यूब कर लेना। भाई ऐसा क्यों होगा, जब्त क्यों करेंगे, हम फॉरफिट क्यों करेंगे। तो एक बात जरा ध्यान से सुनिए। अगर कोई डिफॉल्टर यानी कोई ऐसा शेयर होल्डर जिससे हमने एप्लीकेशन मांगा है उसने दे दिया है, हमने उससे अलॉटमेंट मांगा या फर्दर कॉल मांगी, उसने नहीं दिया, तो ऐसे केस में कंपनी एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करती है। उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद कंपनी उस शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग कैंसिल कर देती है और जो अमाउंट वो कंपनी को दे चुका होता है कंपनी उसे वापस नहीं लौटाती, जब्त कर लेती है, रिक्यूब कर लेती है। तो अब जरा पहले देख लेते हैं इसको, उसको मीनिंग को जानने से पहले भी कि आखिर बेसिक रिक्विजिट क्या रहती होंगी। तो देखिए, कंडीशन क्या है, रिक्विजिट क्या है फॉरफीचर की। सबसे पहले जो डिफॉल्टर है, जो शेयर होल्डर जिसने पेमेंट नहीं किया है, जो डिफॉल्टर है, उसे एक नोटिस दिया जाता है कि भाई देखिए, हमने आपसे एप्लीकेशन मांगा, और आपने दे दिया। भाई मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन हमने 4 रुपये मांगा, आपने दे दिया। ठीक है, चलिए आपसे हमने अलॉटमेंट मांगा 3 रुपए का, आपने नहीं दिया। आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा 3 रुपए का, आपने नहीं दिया। तो ऐसे केस में भाई आप इस अमाउंट को क्लियर कीजिए। तो इसके लिए हम उसे एक नोटिस देंगे जिसका जो टेन्योर होगा वो होगा 14 डेज, कि भाई इस लेटर के, इस जो नोटिस के मिलने के 14 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। भाई देखो, मान लीजिए 14 दिन भी बीत गए, अब शेयर होल्डर कुछ सुन ही नहीं रहा है, पेमेंट कर ही नहीं रहा, डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर बना रहा है। अब क्या किया जाए। तो अगर कंपनी के एओए में, ध्यान रखने का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर प्रोविजन है तो कंपनी क्या करेगी, उसकी पावर को यूज करेगी और बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन लेके आएगी। वहां पे कहा जाएगा कि क्यों ना डिफॉल्टर्स के शेयर फॉरफिट कर लिए जाए। ये डिफॉल्टर्स को हम लोगों ने प्रॉपर ड्यू प्रोसेस अपनाया है, नोटिस दिया है, ये शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि वो लोग एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे और वो रेजोल्यूशन जब बोर्ड मीटिंग में पास हो जाएगा तो उसकी डिक्लेरेशन दी जाएगी कि हाँ भाई, इन डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट अब कानूनी कार्रवाई का अंतिम स्टेप बाकी है बस। फिर संग के संग ये भी बताया जाएगा कि ये जो हम लोग जो लीगल प्रोसेस अपना रहे हैं डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट, ये बोनाफाइड इंटेंशन है, कंपनी के फेवर में है। शेयर होल्डर, इन लोगों की वजह से नुकसान हो रहा है डिफॉल्टर्स की वजह से, कंपनी को लॉसेस से बचाने के लिए, कंपनी को फर्दर लॉसेस से बचाने के लिए हम लोग फॉरफीचर का काम कर रहे हैं। अब समझिए जरा आप इसको ऐसे कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है जिससे आप, किसी कंपनी ने शेयर जारी किए 10,000, ठीक है, और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है। अब एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 1,000 शेयर थे। इन्होंने एप्लीकेशन का 4 रुपया दे दिया, अलॉटमेंट का 3 रुपया नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपया भी नहीं दिया। तो ऐसे केस में कंपनी ने इसके खिलाफ ड्यू नोटिस जारी किया, सारा प्रोसेस अपनाया। अब ऐसे केस में उसकी शेयर होल्डिंग कैंसिल होगी। शेयर होल्डिंग जब कैंसिल की जाएगी तो ये जो अमाउंट, ये वाला जो 4 रुपया है, ये जो शेयर होल्डर कंपनी को दे चुका था, वो कंपनी से मांगेगा, लेकिन कंपनी उससे कहेगी कि भाई देखिए आप डिफॉल्टर हैं और कंपनी के जो एओए है उसमें रूल लिखा हुआ है कि जो पैसा आपका लिया जाएगा, इस तरह से जब्त किया जाएगा, वो आपको लौटाया नहीं जाएगा, बल्कि आपका नाम ब्लैक लिस्टेड और किया जा रहा है। तो ऐसे केस में ये जो अमाउंट कंपनी जब्त कर लेती है, रिक्यूब कर लेती है, उसे हम बोलते हैं फॉरफीचर। ठीक है, तो फॉरफीचर का बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। पहली बात है टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ अ कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि वो टाइम पर पेमेंट करेगा। एप्लीकेशन जब मांगा जाएगा तो एप्लीकेशन का,
अलॉटमेंट जब मांगा जाएगा तो अलॉटमेंट का, कॉल जब मांगा जाएगा तो कॉल का। लेकिन क्या हुआ, उसने पेमेंट नहीं किया है तो उससे उसके शेयर वापस ले लिए जाएंगे, उसकी शेयर होल्डिंग कैंसिल कर दी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी को टेक अवे कर दिया जाएगा उससे। दूसरी बात, जो अमाउंट वो डिफॉल्टर कंपनी को दे चुका था कंपनी उसे वापस नहीं लौटाएगी। और अगली बात, वो कंपनी जो है उसके शेयर को कैंसिल कर देगी, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हटा देगी। तो बेसिकली जो ये फॉरफीचर का मीनिंग है वो ये है कि डिफॉल्ट के केस में शेयर होल्डर का पैसा जो वो कंपनी को ऑलरेडी दे चुका था कंपनी उसे जब्त कर लेगी और शेयर होल्डर का नाम शेयर मेंबर ऑफ शेयर होल्डर से हटा देगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देगी, और उसके बाद वो जो पैसा जो जब्त किया हुआ है उससे अपना नुकसान कवर करेगी। ठीक है, चलिए अब ये तो था इसका मीनिंग। अब मीनिंग के बाद कंडीशन भी मैंने बता दी। अब देखिए इसके बाद जो अगली बात है वो ये है इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर। ये बोर्ड में पूछा जाता है कई बार। मैंने 3 बातें बताई। पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या है, उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हटा दिया जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि वो जो अमाउंट कंपनी को दे चुका है कंपनी उसे लौटाएगी नहीं, कंपनी उसको रिक्यूब कर लेगी। रिक्यूब मतलब होता है जब्त कर लेना, जब्त करना मतलब वापस नहीं लौटाना। तीसरी बात, उस शेयर होल्डर का नाम ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, कंपनी से वो कभी दोबारा शेयर नहीं ले पाएगा, उसका नाम ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। ये होता है फॉरफीचर का पूरा इफेक्ट। अब देखिए अगली बात, क्या फॉरफीचर के अलावा भी कोई ऑप्शन होता है शेयर होल्डर के पास? तो हाँ साहब, अगर वो कभी जो डिफॉल्टर है कभी अगर पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, उसको लगता है कि आई एम नॉट बीन एबल टू पे द अमाउंट टू द कंपनी, तो इन सच अ केस वो क्या कर सकता है, कंपनी को फॉरफीचर के प्रोसेस से जाने से पहले ही अपने शेयर सरेंडर कर सकता है। सरेंडर की केस में उसका नाम ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाएगा, बस उसका नाम रजिस्टर मेंबर्स में हटाया भी जाएगा। जो अमाउंट वो कंपनी को दे चुका है कंपनी अगर चाहे तो उसमें से कुछ अमाउंट लौटा सकती है। हाँ, लौटाएगी कोई कंफर्म नहीं है, लौटा सकती है, लेकिन वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा बस, मतलब दोबारा उसे शेयर जारी हो सकते हैं। ऐसा एनसी सान्याल वर्सेस कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के केस में हुआ भी था। ठीक है, तो सरेंडर और फॉरफीचर में एक बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। सरेंडर जो है वो एक लीगल प्रोसेस है, कंपेल करने वाली एक्टिविटी है। सरेंडर एक वॉलंटरी एक्टिविटी होती है। फॉरफीचर में आपका जो अमाउंट फॉरफीट किया गया है, जब्त किया गया है, वो आपको लौटाया नहीं जाएगा, जबकि जो सरेंडर है उसमें आपको कुछ पैसा लौटाया जा सकता है अगर कंपनी चाहेगी तो, अदरवाइज नहीं। फॉरफीचर में आपका नाम ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, आपको दोबारा कभी शेयर जारी नहीं करेगी कंपनी किसी भी हालत में, जबकि सरेंडर में आप पॉजिटिवली कंपनी के साथ जुड़े रह सकते हैं, कंपनी आपको दोबारा शेयर जारी कर सकती है। ठीक है, चलिए दोनों एस्पेक्ट हमने कवर किए। फॉरफीचर की एंट्रीज का बेस समझने से पहले हम जरा कॉल्स एंड एरियर का एस्पेक्ट किस तरह से फॉरफीचर की तरफ बढ़ता है उसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल की तरफ से, ताकि हमें फॉरफीचर की एंट्री को रटना ना पड़े, हम आराम से उसे समझ सके। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरीके से। देखिए जैसे बाय द वे मान लीजिए लिखा हो कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10,000 शेयर पब्लिक को जारी किए हैं, वो भी एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, अब एप्लीकेशन पे मांगा गया बाय द वे मान लीजिए ₹2, अलॉटमेंट पे मांगा गया है ₹3 और कॉल पर मांगा गया है ₹5। लेकिन मिस्टर एक्स जिनके पास 1000 शेयर्स हैं उन्होंने ना तो अलॉटमेंट दिया है और ना ही कॉल नहीं दी है, इन्होंने नॉट पेड, दोनों में से कुछ भी पेड नहीं किया है, कंपनी ने इनके शेयर को फॉरफीट किया है। तो किस तरीके से हम एंट्री करेंगे? दो बातें आती हैं, क्या हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन कर रहे हैं या हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे। हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल सकते हैं कि हम एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखिएगा आईएससी वाले सारे स्टूडेंट और एक रेगुलर प्रैक्टिस जो है उसमें लोग ये भी फॉलो करते हैं कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट को ओपन करना है। आईएससी वाले स्टूडेंट को तो ओपन करना ही है, सीबीएसई वालों के लिए ऑप्शनल है। ध्यान से देखते हैं इसको कैसे कवर होगा। देखिए अगर मैं इसकी एंट्रीज की बात करूं तो यहाँ पर एंट्रीज क्या बनेगी, देखिए 10,000 शेयर पर 2 के हिसाब से एप्लीकेशन, तो एंट्री बनेगी सॉल्यूशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रहेगा? 10,000 शेयर पर 2 के हिसाब से एप्लीकेशन ₹20,000। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल ₹20,000। और अलॉटमेंट की बात करें शेयर अलॉटमेंट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने का? 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपए का। अब देखिए 1000 शेयर पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, यानी 3,000 रुपए नहीं मिले, तो एरियर अकाउंट हम लोग मान लीजिए ओपन नहीं कर रहे हैं हम, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 30,000 में से 1000 इंटू 3, 3,000 रुपए नहीं मिले तो 27,000 मिलेगा। ठीक है, जो 3,000 में थे हमने वो अमाउंट को रिड्यूस कर दिया डायरेक्टली, हमने एरियर अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं किया है। अभी आगे ये भी बताऊंगा एरियर ओपन करेंगे तब क्या होगा, लेकिन पहले इतनी बात सकती है। इतना समझने के बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल यानी शेयर कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना रहेगा? 10,000 शेयर पर 5 के हिसाब से 50,000 रुपए। अब रिसीव करिए बैंक टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रहेगा? देखिए आपको 1,000 शेयर पर 5 के हिसाब से 5,000 रुपए नहीं मिले तो 45,000 मिला है। अब जरा ध्यान से देखिए इन एंट्रीज को, पहली दो एंट्री में जितने से रिसीव किया गया उतने से ड्यू किया गया, तो कोई बैलेंस का डिफरेंस नहीं आ रहा। दूसरी वाली में देखो, ये वाली जो एंट्री है ना, ये 3,000 रुपए से ज्यादा है कि नहीं? तो इसे कैंसिल करने के लिए हम पहले अलग करेंगे। तो देखिए ये वाली ज्यादा है तो हमने एंट्री करी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3,000 रुपए। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखो इन दोनों एंट्रीज में, ये वाली ऊपर वाली एंट्री जो ड्यू की है वो क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 5,000 रुपए। यानी कि हमने वो अमाउंट अलग कर लिया जो कि हमने मांगा था शेयर होल्डर से, लेकिन शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है। इन दोनों को मिला दे जरा, तो देखिए क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। अब देखिए कंपनी ने ड्यू प्रोसेस अपनाया फॉरफीचर के लिए, तो ऐसे केस में शेयर होल्डिंग कैंसिल करने के लिए इस एंट्री को रिवर्स किया जाएगा। तो रिवर्स करने की एंट्री क्या होगी? एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये कौन से अमाउंट से होगी? ये होगी कॉल्ड अप अमाउंट से। कौन से अमाउंट से होती है? कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि पूरा पैसा जो कि आपने उससे मांगा है। इसमें देखिए इसको कैंसिल करने के लिए टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल जो भी था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये वो अमाउंट है जो कि मांगा गया लेकिन नहीं मिला। अब देखिए जब शेयर होल्डिंग कैंसिल होगी तो पूरी तरह से होगी, जो नहीं मिला वो उसके नाम से दिखा दिया और जो मिल गया वो उसको कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। तो शेयर फॉरफीटेड अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम लोग दिखा देते हैं। ये वो अमाउंट होता है जो कि ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो ये एंट्री बनेगी जब शेयर फॉरफीट किया जाएगा एट पार पर। ठीक है, तो ये एंट्री को मैं भी ढंग से और समझाऊंगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन फिलहाल पहले इतनी बात समझिए। ये तो तब था जब हमने एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया। अगर बाय द वे मान लीजिए हम एरियर अकाउंट ओपन करते तो क्या होता? तो यहाँ पर 3,000 से कॉल्स एंड एरियर अकाउंट ओपन कर दिया जाता। कैसे होता देखिए, तो हम यहाँ पर क्या करते? यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर अकाउंट लिख देते 3,000 रुपए का, और ये 30,000 से पूरी एंट्री हो जाती। ऐसे ही यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना? 5,000 रुपए से, और ये एंट्री 50,000 से हो जाती। फिर यहाँ पर इन दोनों की जगह पे क्या आता? कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे भी क्या आता? कॉल्स इन एरियर। और यहाँ पर भी क्या आता? कॉल्स इन एरियर। तो ऐसे केस में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एरियर अकाउंट ओपन करने को स्पेसिफिकली बोला गया है तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर लगाएंगे, और नहीं बोला गया है तो हम उसके नाम से, जो पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट का नहीं मिला अलॉटमेंट के नाम से, कॉल का नहीं मिला कॉल के नाम से, ऐसे दिखाएंगे। देखिए ये तो फॉरफीचर की एंट्री है। जैसे इस सवाल के केस में हम अगर इस एंट्री को करते तो क्या होता? देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो देखिए डिफॉल्टर्स के शेयर कितने थे? 1000। कॉल्ड अप अमाउंट था पूरा 10 रुपया, तो 10,000 रुपए की एंट्री करनी पड़ती है हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करके। अब 10,000 को डेबिट कर दिया, जो नहीं मिला तो देखो अलॉटमेंट नहीं मिला आपको। 1000 शेयर पर 3 रुपीज के हिसाब से 3000 का। आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला, 1000 शेयर पर 5 के हिसाब से 5,000 रुपए का, और जो मिल गया वो फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो फॉरफीचर अकाउंट में 1,000 इंटू 2,000 रुपए चला जाएगा। तो एंट्री फॉरफीचर की उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब
मेन बात क्या है, फॉरफीचर की बात, अगली जो बात आती है वो आती है रीइशू की। रीइशू का केस कैसे होगा, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा केस ढंग से रिकैप करवा दे रहा हूँ, जरा ढंग से देख लीजिए और संख्या तक स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ले लीजिए जरा शुरू से स्क्रीनशॉट, पहला पेज यही है, दूसरा देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। यहां पर हमने एंट्री बनाना सीखा है कि एरियर कब लगाना है और कब नाम लिखने हैं, हमने पूरा प्रोसेस ढंग से समझा था। चलिए अब हम अगली बात की बात करें तो एंट्रीज कैसे करेंगे। तो देखिए अभी मैंने फॉरफीचर की बताई, आपको एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल। ये वो अमाउंट है जो कि नॉट रिसीव्ड है, और जो मिल जाता है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। ये वो अमाउंट है जो कि ऑलरेडी रिसीव्ड है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रीइशू की। देखो ये तो ऑन फॉरफीचर एंट्री की आपने, हम रीइशू करें तो देखिए क्या होता है। रीइशू को हम लोग कई जगह सेल के नाम से भी पढ़ते हैं, सेल ऑफ शेयर। तो उसमें करना क्या होता है, देखिए या तो आप 10 का शेयर 10 में जारी कर देंगे तो उसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर, रीइशू ऑफ शेयर एट पार। तो वहां पर एंट्री बनती है, या मैं कहूंगा एट फेस वैल्यू आप इशू करो तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना में जब आप फेस वैल्यू पे जारी कर रहे हो, मतलब 10 का शेयर 10 में रीइशू कर दे रहे हो। अगर आप मोर देन फेस वैल्यू जारी कर रहे हो, ये कब है, एट फेस वैल्यू पर। अगर ये एट मोर देन फेस वैल्यू होता तो क्या होता था, तो हम करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, बल्कि शेयर की जगह में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, अगर ये लेस देन फेस वैल्यू होगा, ध्यान रखिएगा, एट लेस देन फेस वैल्यू, तो कई लोग इसको बोलते हैं रीइशू एट डिस्काउंट, लेकिन कायदे से वो लेस देन फेस वैल्यू होता है, क्योंकि वहां डिस्काउंट टर्म यूज नहीं होता है, वहां नुकसान हो रहा है आपको, तो वहां पे आप डिस्काउंट की जगह पे फॉरफीचर टर्म लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बन के आता है कि भाई अगर कोई कंपनी अपने शेयर को लेस देन फेस वैल्यू पे जारी करती है, मतलब डिस्काउंट पर रीइशू करती है, तो ये डिस्काउंट का मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा। तो ध्यान रखना, ये जो डिस्काउंट यहाँ पे लिखी जाती है, जैसे फॉरफीचर के नाम से डेबिट करते हैं, ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इस फॉरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। यानी कि जितना अमाउंट आपने फॉरफीट किया है उससे ज्यादा पर आप रीइशू, उससे ज्यादा नुकसान पर आप रीइशू नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे जारी कर सकती है, अगर कर सकती है तो उसका एक्सटेंट क्या है। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई कोई कंपनी अपने शेयर को इशू तो नहीं कर सकती डिस्काउंट पर, लेकिन रीइशू कर सकती है, और जो डिस्काउंट का जो अमाउंट रहेगा, जो नुकसान का जो अमाउंट रहेगा, वो फॉरफीचर जो आपने किया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब एक और बात, ये तो हमने कर ली फॉरफीचर की एंट्री। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है, मैंने एस्टेरिक बना दिए, देखिए सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे अटकते हैं कि इसमें आखिर अमाउंट कौन सा कैलकुलेट किया जाएगा। कभी कहा जाएगा रुपीज 10 पेड अप, कभी फुली पेड अप, कभी रुपीज 7 पेड अप, कभी कुछ कहा ही नहीं जाएगा। कितने रुपए का शेयर कितने में रीइशू किया, बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को समझने में। तो आप ये शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखिए। शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं हम लोग, हम निकालते हैं रीइशूड शेयर, रीइशूड नंबर ऑफ शेयर इनटू, यहाँ पे 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस होते हैं। पहला, कोई जानकारी आपको नहीं दी हो कि भाई वो शेयर कितने रुपए में रीइशू किया, लिखा हो कि फॉरवर्डेड शेयर 7 रुपए पर शेयर में रीइशू कर दिए, भाई कितने रुपए पेडअप मानना है उसको, कुछ नहीं लिखा हुआ। आप उसे फुली पेडअप मानेंगे, आप उसे 7 पेडअप मानेंगे, 8 पेडअप मानेंगे, 9 पेडअप मानेंगे, या 5 पेडअप मानेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ। बस ये लिखा है कि आपने
ये जो शेयर फॉरफिट किए थे इनको 5 रुपए पर शेयर या 6 रुपए पर शेयर में रीइशू कर दिया, बस ऐसा लिखा होगा। तो वहां पर हम शेयर कैपिटल के अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, ठीक है। अच्छा, अगर बाई द वे क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने जो फॉरफिटेड शेयर थे वो 7 रुपए पर शेयर में 10 रुपए फुली पेड अप मानते हुए जारी किए हैं, या लिखा हो फुली पेड अप मानते हुए जारी किए हैं, तो यहाँ पर एक और टर्म आता है फुली पेड अप। जब फुली पेड अप लिखा हो तो वहां पे क्या करेंगे हम, फुल वैल्यू पर शेयर लेंगे। और अगर बाय द वे ऐसे लिखा हो कि हमने फॉरफिटेड शेयर को 7 रुपए पर शेयर में 8 रुपए पर शेयर फुली पेड अप मानते हुए जारी किया है, 8 रुपए पर शेयर पेड अप मानते हुए जारी किया है, तो हम क्या करेंगे, रुपीज जो भी दिया हो, पेड अप ऐसे लिखा हो, तो हम गिवन पेड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम सवालों में इसको ढंग से सीखेंगे किस तरह से होगा, ठीक है। अब ये तो शेयर कैपिटल का अमाउंट हमने निकाल लिया। अब क्या होगा, अब ये जो फॉरफीचर का प्रॉफिट है उसमें से लॉस ऑन रीइश्यू घटा के, देखिए ये है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, ठीक है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, और ये है लॉस ऑन रीइश्यू। तो प्रॉफिट में से लॉस घटा के बाकी अमाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक, ये इसकी एंट्री होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम अगली बात करते हैं, यहां पर सवालों के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। लिखा बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ टेनिट फुली कॉल्ड अप, तो हमने लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए कितने शेयर हैं, 500 शेयर, लिखा है फुली कॉल्ड अप, तो 10 रुपए का शेयर है, फुली कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 5000 रुपए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल रुपीज 2 पर शेयर, 2 फर्स्ट कॉल, 500 शेयर पर 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, और फाइनल कॉल रुपीज 2 पर शेयर, तो जो नहीं मिला वो उसके नाम से आ जाएगा। तो 1000 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, 1000 का सेकंड कॉल नहीं मिला, तो बाकी अमाउंट तो मिल गया होगा, जो मिल गया होगा उसको हम फॉरफिट कर लेंगे, तो फॉरफिट हो जाएगा 6 रुपीज पर शेयर, यानी कि 3000 रुपीज। अब क्या हुआ, ये सारे शेयर आपने रीइश्यू कर दिए फुली पेड अप मानते हुए, कितने में, 8 रुपए पर शेयर में। आप ध्यान से देखिएगा रीइश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले इसको ऐसे समझिए, शेयर कैपिटल अकाउंट, ध्यान से देखिएगा, सारे शेयर यानी 500 के 500 शेयर आपने रीइश्यू कर दिए हैं, लेकिन क्या बोला उसने, क्या मानना है आपको, फुली पेड अप, और मैंने लिखवाया था फुली पेड अप हो तो फुल वैल्यू पर शेयर से लेते हैं, कितने में जारी किया, 8 रुपए पर शेयर में, तो 500 इंटू 8 में जारी किया, तो देखिए 5000 के शेयर आपने 4000 में रीइश्यू किए हैं, तो 1000 का लॉस हो गया, लेस देन फेस वैल्यू हो गया, यहाँ पे नुकसान क्या आ जाएगा, फॉरफीचर अकाउंट, 500 पर 2 के हिसाब से 1000 रुपए। देखिए यहाँ पर आपने सारे के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, 500 फॉरफिट के थे, 500 के 500 ही रीइश्यू कर दिए हैं, ठीक है। तो इन सच अ केस आप क्या करेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस कर दे, बाकी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो 3000 में से 1000 क्या, बाकी फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 3000 में से 1000 क्या, 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है कि भाई जरूरी है हमारे बार यही कंसेप्ट लगाएं, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, तो जरा ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। देखिए प्रॉफिट पर शेयर कितना है, 6, लॉस पर शेयर कितना है, 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4, इस पर रीइश्यूड शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा, 4 इंटू 500, यानी कितना हो गया, 2000 रुपीज। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जो इसका अमाउंट, प्रॉफिट पर शेयर माइनस लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई रीइश्यूड शेयर, डायरेक्टली हम अमाउंट निकाल लेंगे। कैसे, देखो प्रॉफिट पर शेयर कितना है, 6, लॉस पर शेयर कितना है, 2, तो प्रॉफिट पर शेयर जो भी निकलेगा 4 रुपया इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड थे 500, तो देखिए ये अमाउंट कितना निकल आएगा, 2000 रुपये। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ में आई होगी।
ठीक है, यही ट्रिक को हम आगे तक फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, बहुत इजी तरीके से सब कुछ कवर हो जाएगा। हालांकि प्रोपोर्शनल मेथड भी होता है, जब फॉरफिटेड शेयर ज्यादा हो, रीशूट शेयर कम हो, तो वहां पर हम उस तरीके से कैसे सेटल करेंगे वो भी हम सीखेंगे। इतनी उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। C Limited forfeited 600 share of its is fully called up for non-payment of allotment money ₹3 per share, first call ₹2 per share, final call ₹2 per share। यानी कि 10 में से आपको 7 तो मिला ही नहीं, 3 मिला होगा, फॉरफिट हो जाएगा। 400 of these share were reissued as fully paid up to the maximum rate allowed, maximum rate of discount allowed by law। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने बोला था आपको, बताया था सवाल, तो देखिए जरा। पहले एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 600 शेयर फुली कॉल्ड अप, 6000 रुपए। आपको क्या क्या नहीं मिला? आपको अलॉटमेंट नहीं मिला 600 शेयर पर 3 के हिसाब से, आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला 600 शेयर पर 2 के हिसाब से, आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं मिला 600 शेयर पर 2 के हिसाब से। तो जो मिल गया वो आपने शेयर फॉरफिट कर लिया, अमाउंट फॉरफिट कर लिया 600 पर 3 के हिसाब से 1800 रुपए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने सारे इसमें से 400 शेयर रीशूट कर दिया फुली पेड अप मानते हुए मैक्सिमम रेट अलाउड बाय लॉ। तो एक पहले एंट्री कर लेना, लॉस पर जारी कर रहे हो तो बैंक फॉरफिटर टू शेयर कैपिटल। गौर करिए जरा, कितने शेयर रीशू किए हैं? 400। ठीक है, फुली पेड अप मानना है, जब फुली पेड अप लिखा हो तो फुल वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करो। अब मैक्सिमम रेट हमको नहीं पता भाई कितनी है, तो मैक्सिमम रेट क्या होती थी आपको ध्यान में नहीं रखा था, जितना ये फॉरफिटर का अमाउंट पर शेयर होगा। ठीक है ना? क्या कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर जारी कर सकती है? हाँ कर सकती है। कितना? जितना फॉरफिटर का अमाउंट होगा उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो देखिए फॉरफिटर का अमाउंट पर शेयर कितना है? 3, तो लॉस इसके ऊपर नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम रेट 3 रुपए यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अब क्या होगा? 10 में से 3 के आपने कितने में जारी किया होगा? 7। अब कितना अमाउंट फॉरफिटर में ट्रांसफर होगा? ठीक है, कितना अमाउंट फॉरफिटर में ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा फॉरफिटर का। तो देखिए प्रॉफिट पर शेयर कितना था? 3। लॉस पर शेयर कितना है? 3। तो कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझें तो प्रोपोर्शनेटली भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये जो 1800 रुपये प्रॉफिट था ये 600 शेयर पे था, तो प्रोपोर्शनेटली 400 शेयर पे कितना होता? 1200 रुपये। ये प्रॉफिट ऑन फॉरफिटर है। लॉस ऑन रीइश्यू कितना है? ये था प्रॉफिट ऑन फॉरफिटर। अब देखो लॉस ऑन रीइश्यू, लॉस ऑन रीइश्यू में क्या होगा आपको पता है? 1200 रुपये। देखो ये रहा। तो ऐसे केस में कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात समझिए, 600 शेयर फॉरफिट के, 400 रीइश्यू, तो 200 शेयर आपने अनरीइश्यूड रखे होंगे, तो उनका जो बैलेंस है देखिए वो कितना निकलेगा, गौर करिएगा जरा। 600 शेयर थे, 400 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, 200 शेयर रीइश्यू नहीं हो रहे। इनका प्रॉफिट पर शेयर था 3, इनका प्रॉफिट पर शेयर था 3, ये था 1200 और ये था 600 रुपये। इसको 1200 के लॉस पर ट्रांसफर कर दिया तो कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। ये तो मैंने पहले सिखाया, यहाँ पे कोई भी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, लेकिन इसको तो रीइश्यू नहीं किया। तो ये जो 600 रुपये है इसको हम लोग बैलेंस शीट में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से सबटाइप बट नॉट फुली पेड अप शेयर कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? जितने भी अनरीइश्यूड शेयर हैं मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर शेयर, तो डायरेक्टली हम शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस शीट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, आप ढंग से सीख लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आप सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अब यहाँ पे तीनों केसेस जो मैंने आपको ये केसेस बताए थे ना, नो इन्फॉर्मेशन, फुली पेड अप और रुपीज डैश पेड अप, जो भी है उसका पूरा अच्छा सवाल है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ मैं इसको, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिखेगा तब भी। तो हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। चलिए लिखा है एक लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रबी ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो देखिए अब मैं यहाँ पर पूरा सवाल नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको काम की चीज बता दे रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जरा देखिएगा, 200 शेयर 8 कॉल्ड अप। तो देखो 200 शेयर 8 रुपीज कॉल्ड अप, 1600 रुपए का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जिस पर उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 रुपए पर शेयर दिया है। आपको ये पता फॉरफिचर का अमाउंट कितना है? 200 × 3 यानी कि 600 रुपए।
अब जो अमाउंट नहीं मिला 3 के अलावा 8 में से 5 रुपए वो किस चीज के हैं, पता ही नहीं है था। तो जब ऐसा कुछ है तो उसका मतलब वहां पे एरियर अकाउंट ओपन किया गया होगा। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का, 200 इंटू 5 को कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अमाउंट रहेगा। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना रहा, 3। फिर आपने इसमें से 100 शेयर रीशूट कर दिए फुली पेड अप मानते हुए 8 में। देखिए 100 शेयर फुली पेड अप बोला, फुली पेड अप मानते हुए कितने में जारी किया है, 8 में। तो लेस देन फेस वैल्यू हो गया। तो जो नुकसान है वो 2 रुपए पर शेयर का रहा। अब देखिए कितना अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होगा। प्रॉफिट पर शेयर कितना है, 3, लॉस कितना है, 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। 100 शेयर रुपए कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 100 रुपए। तो 100 रुपए जाएगा फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। देखिए भाई बहुत इजी तरीके से सवाल करवा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बड़े आसानी से आप इस ट्रिक को समझ के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए बी पार्ट, वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 300 शेयर ₹7 कॉल्ड अप, 300 शेयर 7 रुपए कॉल्ड अप। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2100 रुपए से होगा। फिर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर, जो नहीं मिला वो उसके नाम से, और जो मिल गया वो फॉर फ्यूचर। तो प्रॉफिट पर शेयर कितना हो गया, 5। अब इसमें से आपने 100 शेयर इमीडिएटली रीशू कर दिए 6 रुपए पर शेयर में। अब देखो 100 शेयर आपने 6 रुपए में रीशू किया, कुछ लिखा है कितना रुपया कॉल्ड अप पेड अप मानना है, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ ना लिखा हो तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट कितना था, 7। 100 शेयर 7 रुपए वाले कितने में रीशू कर दिया आपने, 6 में लिखा है, देखो रीशू डेट ₹6 पर शेयर। तो यहाँ लिखेंगे 600, यहाँ लिखेंगे 700, 100 रुपए का हो गया लॉस, वो फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट पर शेयर है 5, लॉस पर शेयर है 1, 5 में से 1 क्या बचा, 4। देखिए 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय रीशूट शेयर, तो 400 रुपए चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी ढंग से आ गया होगा। तीसरे को हम लोग बहुत इजी तरीके से फिर से समझ के देखते हैं अच्छे तरीके से कि हाँ भाई इससे भी शॉर्ट ट्रिक करनी हो 1 नंबर के लिए तो क्या किया जाएगा। तो देखो जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए 600 शेयर 10 रुपए वाले, जिसपे फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर नहीं मिला था और 2 रुपए का फाइनल कॉल मांगा नहीं गया था। गौर करिए 10 का शेयर है, 2 मांगा नहीं, तो 8 मांगा, कॉल्ड अप था 8, आपने कितने में उसको कितना नहीं मिला है आपको, 3 रुपया, तो 8 में से 3 मिला नहीं। सोचिए 10 का शेयर, 2 मांगा नहीं तो 8 मांगा, 8 में से 3 मिला नहीं, तो प्रॉफिट पर शेयर कितना आएगा, 5। अब ये शेयर आपने 8 रुपए पेड अप मानते हुए कितने में जारी कर दिया, 7 में, तो लॉस ऑन रीइशू कितना आया, 1। और कितने शेयर इशू कर रहे हो आप, 200। तो इसका कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट निकलेगा वो 800 रुपए निकलेगा, चाहे तो निकाल के देख लीजिएगा। चलिए मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए 600 शेयर 8 रुपए कॉल्ड अप 4800 का, जो नहीं मिला वो उसके नाम से और जो मिल गया वो फॉर फ्यूचर, ये प्रॉफिट पर शेयर हो गया। अब आपने 200 शेयर 8 रुपए पेड अप मानते हुए 200 शेयर 8 रुपए पेड अप मानते हुए कितने में जारी किए, 7 में, तो लॉस कितना हो गया, 1। प्रॉफिट पर शेयर 5, लॉस पर शेयर 1, 5 में से 1 गया, 4, 200 शेयर ऊपर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 800 रुपया। उम्मीद करता हूँ ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। बड़े बोरिंग प्रोसेस से, वो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन से आप बच सकते हैं इस तरीके से। बहुत ध्यान से सीखिए, बहुत अच्छे से सीखिए, अच्छे से नंबर भी लेके आएंगे हम। चलिए अब हम आज के लास्ट सवाल की तरफ बढ़ाए हैं। इसके बाद अगली क्लास में तो फॉरफीचर ऑफ शेयर ओरिजिनल इशूड एट प्रीमियम करना है हमको, फिर हम प्रोराटा की बात करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्या लिखा है देखिए, रवि लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर ऑफ ₹7 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2.5 पर शेयर। 10 का शेयर है, उसने 2.5 रुपया नहीं चुकाया है और 7.5 रुपए चुका दिए हैं। प्रॉफिट पर शेयर कितना होगा, 7.5। देखिए पहले ग्राफ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना अमाउंट कैपिटल में जाएगा। अब इसमें से 600 शेयर फुली पेड अप जो थे इस तरह से जारी किए 21 रुपया कैपिटल, 2100 रुपया कैपिटल में जाएगा। अब देखिए यहाँ तो वो कैलकुलेशन फ्लॉप हो गई। अब कैसे निकलेगा, इसी कैलकुलेशन का यूज करेंगे हम, कैसे निकलेगा वो देखते हैं। चलिए क्या रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 शेयर फुली कॉल्ड अप 8000 के, आपको इससे फाइनल कॉल नहीं मिली है 2.5 रुपए की, 800 इंटू 2.5 कितना हो गया, 2000 रुपए। तो जो मिल गया वो फॉर फ्यूचर अकाउंट 800 इंटू 7.5, ये प्रॉफिट पर शेयर हो गया 6000 रुपए। अब
इसमें से 600 शेयर रीशूट कर दिए फुली पेड अप मानते हुए, इस तरह से कि 2100 रुपए कैपिटल में जाए। तो देखिए पहले हम एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर कैपिटल, और यहां पर आपको लॉस नहीं पता तो वो फॉरफीचर का अकाउंट अभी हम निकालेंगे। और फिर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व आपको कितना पता है, 2100 रुपए। जरा सोच के देखिए, हमने इस लॉस को मान लीजिए एक्स मान लिया, और करिएगा मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट पर शेयर माइनस लॉस पर शेयर इनटू रीशूट शेयर। रीशूट कितने हो रहे हैं, 600। ये कैपिटल रिजर्व का अमाउंट के बराबर होता है। सॉल्व कीजिए, देखिए इसको 7.5 माइनस एक्स इक्वल टू 2100 अपॉन 600, तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस एक्स इक्वल टू 3.5, एक्स बराबर आ जाएगा 4 रुपया। सॉल्व करके देख लीजिएगा, यानी 4 रुपए का लॉस हुआ है आपको। तो देखिए जरा 600 शेयर उसने बोला फुली पेड अप मानते हुए कितने में जारी किए, 4 रुपए के लॉस पर। तो कितने में रीइश्यू किया होगा, 6 में। तो लिख देंगे यहाँ पे 3600, यहाँ लिख देंगे 2400, यहाँ लिख देंगे 6000। वेरीफाई करके देखें, देखो प्रॉफिट पर शेयर 7.5, लॉस पर शेयर 4, प्रॉफिट में से लॉस घटाओ 3.5, 600 शेयरों पर 2100 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आया। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज का टॉपिक कवर किया है। और फिर एक बात बता दूं, जो अनरीशूड शेयर रहेंगे यहाँ पे 200, उसको 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी अनरीशूड शेयर इनटू प्रॉफिट पर शेयर, वो बैलेंस शीट में फॉरफीचर के नाम से जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिए, अपनी बुक चाहे डीके गोयल है चाहे टीएस ग्रेवाल है, जो भी है उससे कवर कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे तरीके से चीजों को सीखिए और कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाइए। अच्छी ट्रिक्स लगे तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा इसके बारे में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन अभी और करवाइए, लोगों से और प्रमोट कीजिए। आपका प्यार हमेशा मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल पे बने रहेंगे और प्रमोट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, सभी लोग खुश रहिएगा।